तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ था। बृहद राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। आपको बताना है किसने किया था इसका उद्घाटन। देखिए मैंने आपको उद्घाटनकर्ता से संबंधित 4 ही व्यक्तियों का नाम बताए थे, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। अब आपको यह पहचाना है कि 30 मार्च 1949 है वो राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण है। तो देखिए मैंने आपको डेट बताई थी 18, 25, 18। इसका मतलब क्या है? 18, 25, 18, उसके बाद में 30। तो ये तीनों तो 18, 25, 18 है। ये तो आपकी 1948 में है, ये मार्च में है, ये मार्च है, और ये भी आपकी मार्च है, और ये आपकी अप्रैल है, और तीनों ही आपकी 1948 है। उसके बाद में चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। तो यहाँ पर तो देखिए गोडगिल चाचा और पटेल, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन कार्य किया गया था। बताया था मैंने आपको। हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी बनाई गई थी? जयपुर को राजस्थान की राजधानी के रूप में बनाया गया था। अगर आपको इसके प्रधानमंत्री के रूप में पूछा जाए कि इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो चौथे चरण का प्रधानमंत्री कौन था बताओ। देखिए अरे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात है तो कौन था? आपके हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे, हीरालाल शास्त्री। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? देखिए संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण है, पहले तो आप ये बताओ। संयुक्त राजस्थान, तो देखिए संयुक्त राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले आपका मत्स्य संघ है, उसके बाद में आपका पूर्वी राजस्थान है, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान है, ठीक है। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को मिलाकर ही कौन से चरण का गठन हुआ था? संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। तो मैंने आपको प्रधानमंत्री को याद रखने की एक ट्रिक बताई थी, शोभाराम गुड मॉर्निंग। तो यहां पर तो हो जाएगा शोभाराम कुमावत, यहाँ पर शोभाराम कुमावत, यहाँ पर गुड और यहाँ पर मॉर्निंग। गुड का मतलब गोकुलाल असावा और एम से माणिक्यलाल वर्मा। तो तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा क्या हो जाएगी आपके इसमें प्रधानमंत्री के रूप में हो जाएंगे, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। संयुक्त राजस्थान। और तीसरा चरण है, इसका मतलब ये 18 अप्रैल 1948 को, क्योंकि 18, 25, 18 तीसरा चरण वापस 18 जाता है, 18 अप्रैल 1948 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखो, अजमेर क्षेत्र का राजस्थान में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? अजमेर को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? देखिए 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा का क्षेत्र है वो शामिल किया गया था। और जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया था। और मंदसौर का जो सुनील टपक क्षेत्र है वो राजस्थान में विलय किया गया था। वैसे अगर अजमेर के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना वैसे 12वीं शताब्दी में हुई थी अजय राज के द्वारा, अजयपाल के द्वारा, जो कि अजमेर के चौहान वंश के शासक थे, उनके द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मैंने आपको बताया था किसको बनाया था, उदयभान सिंह को, उदयभान सिंह को। अब ये उदयभान सिंह कहाँ के थे? तो ये धौलपुर के महाराजा थे, उदयभान सिंह को। देखिए मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? तो पहले तो मत्स्य संघ है, उसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है, 18, 25, 18 मैंने बताया था आपको। तो 18, 25, 18 में 18 मार्च 1948 को ये राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण था। और इसमें A, B, C, D अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को शामिल किया गया था। और इसका जो नाम है वो KM मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है मत्स्य संघ, उसका नाम रखा गया था। किसकी सिफारिश पर? KM मुंशी की सिफारिश पर। और जो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है, इनमें से अगर आपको राजधानी पूछ जाए कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, तो अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। और अलवर के राज प्रमुख की बात हो रही है तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और अगर आपको मुख्यमंत्री पूछे या प्रधानमंत्री पूछे तो शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए, आजादी के बाद में जोधपुर के वो कौन से शासक थे जो कि अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? या फिर आपको यह पूछा जाए कि जोधपुर के वो कौन से रियासत थे जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव से और भोपाल के शासक के प्रभाव में आकर ये जोधपुर रियासत है उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन इसका जो भंडाफोड़ है ये रियासती नाम का समाचार पत्र था उसमें किया गया था।
और रियासती नाम का समाचार पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो सुमनेश जोशी के द्वारा, सुमनेश जोशी के द्वारा जो रियासती नाम का समाचार पत्र जारी किया जाता था, उसमें इस योजना का भंडाफोड़ किया गया था कि जोधपुर के जो शासक हैं, कौन से शासक थे? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह भी आ सकता है या फिर आपको हनुमंत सिंह भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में हनुमंत सिंह की जगह हनुमंत सिंह दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? रियासती विभाग की स्थापना, इसकी स्थापना आपको बतानी है। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और इसका जो सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और वीपी मेनन इसके क्या थे? सचिव थे। तो कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड करवाया था, और बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो कि वहां पर 5 जुलाई 1947 ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन उन्होंने ये टिक नहीं किया, किसी और ही डेट को टिक करने में वो लगे हुए थे। हालांकि मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण का ये चरण है, ये आपको सारे पढ़ा दिए थे, उसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं, पता नहीं पढ़ते हैं नहीं, चक्कर क्या है। देखिए अगला प्रश्न है, शंकर देवराय समिति का गठन किया गया था, जो कि धौलपुर और भरतपुर की जो जनता है, देखिए धौलपुर और भरतपुर की जनता है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर बाद में इनको राजस्थान में मिलाया गया। आपको बताना है इस शंकर देवराय समिति में, इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? ये प्रश्न नहीं आया है, ये मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण में बताते समय नहीं बताया था। मैंने इतना तो आपको बताया था कि धौलपुर और भरतपुर की जो जनता है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, और शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर उनको राजस्थान में मिलाया गया था। लेकिन उसमें कितने सदस्य थे और कौन कौन सदस्य थे ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, तो 3 तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? शंकर देवराय समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? शंकर देवराय, शंकर देव, ये इसके अध्यक्ष थे। अरे भाई शंकर देवराय समिति है, यानी कि इनके नाम के ऊपर इस समिति का नामकरण किया गया था, तो शंकर देव तो क्या हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके 2 सदस्य थे, एक का नाम है प्रभुदयाल और एक का नाम है R.K. सिंधावा, R.K. सिंधावा, ये 3 व्यक्ति थे। तो ये तो हो जाएंगे आपके अध्यक्ष और ये दोनों हो जाएंगे सदस्य। ठीक है, ये दोनों प्रभुदयाल और R.K. सिंधावा, इन तीनों का आपको नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि मुझे याद है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकर देवराय समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, और वहां पर ऑप्शन में एक जैन करके कुछ दे रखा था, R.K. जैन या फिर इस तरीके से कुछ दे रखा था, कंफर्म मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन में दे रखे थे, ये तीनों हैं जिसमें शंकर देवराय समिति के आधार पर शंकर देव तो क्या थे? इनके अध्यक्ष थे, और प्रभुदयाल और R.K. सिंधावा दोनों सदस्य थे। तो इन तीनों का आपको नाम ध्यान में रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 25 मार्च 1948। देखिए 25 मार्च का नाम आते ही आपको राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है, सेकंड जो चरण है वो आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि पहला तो हुआ था 18, मैंने आपको बताया था 18, 25, 18, यानी कि 18 मार्च को पहला चरण है, 25 मार्च को दूसरा है और 18 अप्रैल को तीसरा चरण है। यानी 25 मार्च को देखते ही आपको राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण ध्यान में आना चाहिए? दूसरा चरण। और दूसरा चरण ध्यान में आते ही आपको बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, ये मैंने आपको बताया था, बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो, ये राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत जो रियासतें शामिल हुई थी, इनको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आपको पूछा गया है राजस्थान संघ निम्नलिखित देशी रियासतों में कौन सा समूह है सम्मिलित नहीं था? नहीं था आपको पूछा है, ठीक है, नहीं था आपको बताना है। देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, बिल्कुल कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा है। ये यहाँ पर कोटा रहा, ये यहाँ पर बूंदी रहा, ये यहाँ पर झालावाड़ रहा और ये शाहपुरा है। उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, तो ये टोंक है, ये प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, और कौन सा था यहाँ पर? डूंगरपुर, तो ये यहाँ पर डूंगरपुर आ गया। फिर उदयपुर, उदयपुर शामिल नहीं था। अरे संयुक्त राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है, जिसमें दूसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर को शामिल करके ही तो संयुक्त राजस्थान बनाया गया था तीसरा चरण, यानी कि जो 18, 25, 18 है, जिसमें 18 अप्रैल राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है, वो इस उदयपुर को शामिल करके ही बनाया गया था। और राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण है उसकी राजधानी भी क्या थी? उदयपुर थी, क्योंकि उदयपुर को बाद में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तो शामिल है, लेकिन उदयपुर शामिल नहीं है, इसलिए उदयपुर के कारण आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आईपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन 2018 में पूछा भी जा चुका है। अब ये राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था? दूसरा चरण था। तो दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, ये राजस्थान के, क्योंकि शोभाराम, फिर गुड मॉर्निंग, तो शोभाराम तो
मत्स्य सिंह के हो जाएंगे। फिर गुड मॉर्निंग, तो जी से गोकुलाल असावा, तो गोकुलाल असावा क्या हो जाएंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्र प्रमुख पूछा जाए तो उदय भीम भोपाल, उदय भीम भोपाल, तो उदय भान सिंह तो मत्स्य सिंह के राष्ट्र प्रमुख हो जाएंगे। और भीम का मतलब भीम सिंह, जो कि कोटा के भीम सिंह थे, महाराव भीम सिंह, ये आपके दूसरे चरण के राष्ट्र प्रमुख हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों के और तिथियों के संबंध में आपको असंगत युग्म को पहचानना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको तिथि दे रखी है और चरण दे रखे हैं। देखो पहला चरण मैंने आपको बताया था 18 25 18, 18 25 18। उसके बाद में अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं, तो 30 आ जाएगा। उसके बाद में 15 मई, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ये 1 2 3 4 5 6 7, ये राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये 18 मार्च है, ये 25 मार्च है, ये 18 अप्रैल है, ये 30 मार्च है, ये 15 मई है, ये 26 जनवरी 1950 है और ये 1 नवंबर 1956 है। ये आपको मैं मानता हूं कि इस बात का आपको पता है। अब आपको असंगत यहां पर पहचाना था, तो देखिए दूसरा चरण 25 मार्च 1948, दूसरा चरण देखो 25 मार्च 1948, ये तो आपको सही दे रखा है, ये क्या है आपका सही है। तीसरा चरण देखो, तीसरा चरण है 25 मार्च 1949, देखिए यहाँ पर 49 नहीं है, ये तीनों मैंने आपको बताया था 1948, 48 और 48, ये तीनों ही 1948 है और फिर ये 1949 है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया था, इसमें 1948 है, 1949 नहीं है, यानी कि ये आपका इसमें गलत हो गया। फिर देखो चौथा चरण 30 मार्च 1949, तो बिल्कुल 30 मार्च 1949 है, ये राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण है। और पांचवा चरण है वो 15 मई 1949 है, ये भी आपको बिल्कुल सही दे रखा है, ये 15 मई 1949 आपको दे रखा है। और ये 26 जनवरी 1950 हो जाएगा और ये 1 नवंबर 1956 है, यानी कि आपको इसमें असंगत पूछा गया था, तो असंगत है वो तीसरा चरण आपको ये 25 मार्च 1949 न होकर ये आपका 48 होगा, तो ये आपको गलत दिया गया था, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे बता दिए, एक बार फिर से आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए लेब असिस्टेंट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके एग्जाम का आयोजन 2019 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि अजमेर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नर प्रदेश था अंग्रेजों का, और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वहां के वो कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। और अजमेर में एक विधानसभा चलती थी, विधानसभा, और उस विधानसभा के तो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। और इस विधानसभा में कितने सदस्य थे, तो 30 सदस्य थे। ठीक है, यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद में किस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया। देखिए 1956 में सबसे पहले तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी जयपुर में। जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी उस समय कहां पर हुई थी, जयपुर में हुई थी। लेकिन 1956 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया था। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो जयपुर से कहां पर स्थानांतरित कर दिया था, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आरपीएससी का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 316 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें भारतीय संविधान में आरपीएससी का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत जो अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है। और पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके थे एस के घोष, एस के घोष को पहला अध्यक्ष आरपीएससी का बनाया गया था। आप फटाफट कमेंट करके आप बता दो कि वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है।